एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, मेटल कार्बोनिल्स मोनोन्यूक्लियर भी होते हैं, बाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर, ठीक है ना, पेंटा न्यूक्लियर, हेक्सा न्यूक्लियर, कई प्रकार के मेटल कार्बोनिल्स होते हैं। उनमें से कुछ मेटल कार्बोनिल्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। देखो यहाँ पर ऐसे मेटल कार्बोनिल्स की बात करेंगे जिनमें केवल एक ही न्यूक्लियस मतलब एक ही सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट हो। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSIR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन एप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन, अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एजवर क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है एक स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसमें फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecore classes are always here to help you. Download our e-learning app now. उनके बारे में बेसिकली बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले अपन केस लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले केस लेते हैं VCO का होल 6 एंड VCO का होल 6 माइनस, है ना, CO का होल 6 माइनस, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो ध्यान देना, वैनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ही देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम की 0 है, जबकि यहाँ पर वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। समझ में आ रहा है ना। देखो जनरली किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है या फिर 0 हो सकती है। जनरली मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या फिर पॉजिटिव होती है, जनरली पॉजिटिव होती है। लेकिन मेटल कार्बोनिल और मेटल नाइट्रोसिल ऐसे केस हैं जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी चली जाती है। ध्यान देना, मेटल कार्बोनिल्स एंड मेटल नाइट्रोसिल के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी चली जाती है। ध्यान रखना ये बात हमेशा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, देखो वैनेडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो 3d2 3d3 4s2 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर वैनेडियम के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस, देखो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि अपन को पता है एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 2 इंटू 6 टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो गया, 5 + 12 = 17 इलेक्ट्रॉन। देखो EAN कैलकुलेशन क्या का तरीका मैंने आपको शुरू से ही बता रखा था, क्या होता है EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, जैसे वैनेडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 23 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। आप इस तरह भी देख सकते हो, 35 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू बताया था, आपको इस तरह से बता रखा था कि जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो जैसे 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 20। अब देखो मेटल है जो 3D सीरीज का मेटल आयन है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो 18 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है तो उस कंडीशन में 3D सीरीज का मेटल आयन है, तो उस कंडीशन में EAN 36 आता है। लेकिन सपोज करो 4D सीरीज का मेटल आयन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 होने पर EAN नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर मतलब 54 के बराबर आता है। और यदि जो सेंट्रल मेटल है वो 5D सीरीज का है, तो जो EAN आता है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस, इसके बाद वाले इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, मतलब 86 के बराबर होता है। ठीक है, बता रखा है मैंने, सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर रखा है, VBT में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो देखो ध्यान देना, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो जाता है तो उसका EAN कंप्लीट होता है। EAN कंप्लीट होने का मतलब है यदि मेटल आयन 3D सीरीज का है, मेटल 3D सीरीज का है तो EAN 36 आएगा, 4D सीरीज का है तो EAN 54 आएगा, 5D सीरीज का है तो EAN 86 आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना, अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 के कंपैरिजन में एक कम है, मतलब 18 के कंपैरिजन में 18 से एक कम मतलब 17 है,
तो EAN में भी 1 की कमी कर दो, अब 1 की कमी कर दो। यहाँ पर 18 से 17 है तो 36 से 35 आएगा, यहाँ पर 53 आएगा, यहाँ पर 85 आएगा। लेकिन अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 के स्थान पर 16 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने की कमी हो रही है? 16 की। 18 के स्थान पर 16 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। 18 के स्थान पर 16 है तो 2 की कमी हो रही है, तो EAN में भी 2 की कमी कर दो। तो उस कंडीशन में EAN होगा यहाँ पर 34, यहाँ पर होगा 52, यहाँ पर होगा 84। कोई डाउट है क्या? सपोज करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 19 आ जाते हैं तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 के स्थान पे 19 1 बढ़ गया ना, तो EAN में भी 1 जोड़ दो आप, तो यहाँ पर 37, 55, 87। अगर 18 के स्थान पे 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं तो EAN में 2 प्लस कर दो, 38, 56, 56 और 88। इस तरह से आप इसके द्वारा डायरेक्ट EAN देख सकते हो। देखो डायरेक्ट तो जैसे भी वेनेडियम है, वेनेडियम का EAN देखते हैं। चलो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा? देखो वेनेडियम 3D सीरीज का एलिमेंट है, हो गया ना। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D3,4s2 3D सीरीज का एलिमेंट है। अब इस वेनेडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 17 आ रहा है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है, मेटल है 3D का, इसका मतलब EAN यहाँ पर आएगा 35। तो इसका EAN कितना होगा? 35। अब आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ पर नहीं आने वाली। देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे इसको? देखो ध्यान देना, जैसे वेनेडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 23 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 35 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो 4D या 5D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल है तो उस कंडीशन में उसका एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई होता है। उस कंडीशन में उसका एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई होता है, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन उसकी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। या फिर आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आपका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो उस कंडीशन में ये तरीका आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, EAN हो गया इसका 35। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। देखो ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो सब अपन को आता है। देखो D2sp3 होगा। ठीक है, अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करूँ तो T2GEG, देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर T2G5EG0 जॉन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट होगा। कौन सा? वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन, वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, ठीक है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा तो N की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट μs = 1.73 बोर मैग्नेटॉन यहाँ पर होगा, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। अच्छा एक बात और समझना, देखो ध्यान देना, कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अब उसका EAN कंप्लीट होता है, EAN उसका कंप्लीट है, EAN कंप्लीट, ये कंप्लीट है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN कंप्लीट है मतलब इन्हीं में से कुछ आ जाए, इनमें से 36, 54 या 86, उसका EAN या तो 36 हो, 54 हो या 86 हो, तो अपन कहते हैं EAN कंप्लीट है। तो जिस कॉम्प्लेक्स का EAN कंप्लीट होता है वो मोर स्टेबल होता है, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, स्टेबल। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स में जो EAN है, EAN वो लेस देन कितना हो? लेस देन 36 आ जाए, या फिर 4D सीरीज का है तो 54 आ सकता है, या फिर और 5D सीरीज का है तो फिर 86 हो जाए। मतलब उसका EAN अगर वो 3D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है, और उसका EAN 36 से कम आ रहा हो सकता है 4D सीरीज का एलिमेंट है और EAN 54 से कम आ रहा हो सकता है 5D सीरीज का एलिमेंट है और EAN 86 से कम आ रहा हो, तो उस कंडीशन में वो लेस स्टेबल होगा। उसका EAN 36 से कम आ रहा है या फिर इनसे कम आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेगा? वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर अपने EAN को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जैसे ध्यान देना, इस कॉम्प्लेक्स के लिए EAN कितना आ रहा है? 35। लेकिन अगर इसका EAN सपोज करो 36 होता तो ये ऑलरेडी स्टेबल होता, क्योंकि EAN इसका कंप्लीट होता। लेकिन अभी 35 पे तो क्या चाहेगा? किसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसको गेन करके ये अपने EAN को 36 कर लेगा और स्टेबल हो जाए। तो कहने का मतलब ये अपने EAN को इलेक्ट्रॉन गेन करके
कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। करने का मतलब EAN कंप्लीट करने के लिए दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा, इसका मतलब है सामने वाले का ऑक्सीडेशन उतना ही अच्छे से करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये देखो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, गुड ऑक्सीडेंट, ये एक अच्छा ऑक्सीडेंट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, आइडियल ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। देखो ये होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो इसके लिए अप्लाई करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया ना तो अब 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल 36। इसका EN कंप्लीट है भाई, सॉरी 18 आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ गया, 3D सीरीज का एलिमेंट है, इसका मतलब है EAN 36 आएगा। तो यहाँ पर हो गया EAN इक्वल 36, EAN कंप्लीट है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो T2G6Eg0 है। देखो सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर नहीं होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन n = 0 है, मतलब डायामैग्नेटिक होगा, जबकि ये पैरामैग्नेटिक है। ये कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0.0 बोर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। देखो इसका EAN ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका मतलब ना तो ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा ना रिडक्टेंट की तरह, ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल, जबकि ये लेस स्टेबल होगा और ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, है ना, ऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है। तो स्टेबल है मतलब ये ना ऑक्सीडेंट और नॉट, देखो नॉट ऑक्सीडेंट और नॉट रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, ना तो ऑक्सीडेंट होगा ना रिडक्टेंट। देखो कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है क्या इसमें? कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक रेगुलर टेट्रा ऑक्टाहेड्रॉन होगा। तो ये है आइडियल ऑक्टाहेड्रॉन, आइडियल ऑक्टाहेड्रल कर देता, ऑक्टाहेड्रल एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, मैक्सिमम मेटल कार्बोनिल, मोस्ट ऑफ मेटल कार्बोनिल कलरलेस होता है, उनका कलर नहीं होता। तो ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। यहाँ पर चाहो तो लिख लेना कलरलेस, और ये भी क्या है? ये भी कलरलेस है। यहाँ पर लिख देता हूँ कलरलेस, है ना। आप कंटिन्यू नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कहने का मतलब यदि किसी कॉम्प्लेक्स का EAN इससे कम आ रहा है तो फिर वो किसकी तरह काम करता है? अपने EAN को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, मतलब गुड ऑक्सीडेंट होता है। वो क्या होता है? गुड ऑक्सीडेंट। और इसका जस्ट अपोजिट, यदि EAN ग्रेटर देन 36 आ जाए, ग्रेटर देन 36, EAN ग्रेटर देन 36 या फिर ग्रेटर देन 54 या फिर ग्रेटर देन 86 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेगा EAN कंप्लीट करने के लिए? भाई EAN 36 से ज़्यादा है, जैसे मान लो 37 आ गया, तो ये क्या करेगा कॉम्प्लेक्स? EAN कंप्लीट करने के लिए इसको तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब ये EAN तब कंप्लीट कर पाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन दे। और इलेक्ट्रॉन देने, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब है कि अगर इसका EAN इससे ज़्यादा आता है, 36, 54, 86 से ज़्यादा आता है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब सामने वाले का वो इजीली रिडक्शन कर सकता है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये होंगे भाई गुड रिडक्टेंट, है ना, गुड रिडक्टेंट। आप लिख लेना पूरा, गुड रिडक्टेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसी भी मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के लिए हम इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स देकर आपसे पूछा जा सकता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है या नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा।
कोई डाउट किसी को नहीं होगा, सबके समझ में आ रहा है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं जैसे CrCO का होल 6, CrCO का होल 6, ठीक है? अपन ले सकते हैं MoCO का होल 6, WCO का होल 6। देखो अगर इन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें अपन, तो इन कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर EAN, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो आप, क्रोमियम के 6 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल 18, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 18 है तो सब कुछ सेम ही तो है, तो यहाँ पर भी 18 आएगा, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब EAN सबका कंप्लीट है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ रहा है तो EAN 3D सीरीज का केस में 36 होगा, जबकि 4D सीरीज के केस में EAN 54 होगा, जबकि 5D सीरीज के केस में EAN 86 होगा। तो ये इनका EAN हो गया। कुल मिलाकर इनका EAN कंप्लीट है या नहीं है? तो EAN इनका कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब ये स्टेबल होंगे, ये क्या होंगे? स्टेबल। मतलब ना तो ये ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेंगे, ना ही रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है किसकी तरह हो गया? देखो जस्ट लाइक VCO का होल 6 - 1, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी, इनका हाइब्रिडाइजेशन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है या नहीं है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, क्या है वो जितने भी पॉइंट अपन ने लिखे हैं वो बिल्कुल इसके जैसे है। VCO का होल 6, इसके जो भी पॉइंट है वो सब के सब इसके लिए अप्लाई हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो जब क्रोमियम का, मोलिब्डेनम का, टंगस्टन का, इनके मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होती। देखो कहने का मतलब है मेटल कार्बोनिल्स के अंदर क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, ठीक है ना? मतलब जिस ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैं कहूँ क्रोमियम फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, मोलिब्डेनम की फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और टंगस्टन की भी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। फ्री स्टेट में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितने होते? 0। फ्री स्टेट में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते? 0। यदि कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही वो सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्टिसिपेट हो जाए, तो अपन कहेंगे कि वो अपने नेटिव स्टेट के अंदर ही कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट हो गया। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? यदि कोई भी मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जिस स्टेट में वो डायरेक्ट मिलता है उसी स्टेट में कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो अपन कहते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने नेटिव स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट होता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट करके अपन, देखो ध्यान देना, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर इन्वॉल्व in complex in their native state का मतलब सीधा कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होगी, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है ना? किस कंडीशन? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। किसी को कोई डाउट है क्या? तो मेटल कार्बोनिल्स के फॉर्मेशंस के दौरान ये जो मेटल होते हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो वेनेडियम वाला केस हो गया, क्रोमियम वाला हो गया। अब बात करते हैं अपन किसका? मैग्नीज वाला केस की। यहाँ मिटा दो इसको, कर ले सबने नोट। देखो अब नेक्स्ट केस लेते हैं फिर मैग्नीज का केस। चलो मैग्नीज का केस भी लेकर देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर अपन ले लेते हैं MnCO का होल 5। देखिए इसकी अगर बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके तो हो गए 7 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल हो गया 17।
तो इसका मतलब इसका EAN कितना आएगा 35 आएगा, क्योंकि 3D सीरीज का 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन 3D का है, 3D सीरीज का है, तो EAN होगा 35। देखो EAN कंप्लीट है क्या, नहीं है, इसका मतलब है लेस स्टेबल या फिर ये अनस्टेबल है। लेस स्टेबल और अनस्टेबल ये होगा अनस्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर सकता है। देखिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो सकता है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपने आप इसका EAN 36 हो जाएगा। या फिर हो सकता है ये ऐसी स्पीसीज के साथ कंबाइंड हो जाए जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज के साथ एक कंबाइंड हो जाए। या फिर हो सकता है ये डाइमर बना ले। प्रत्येक कंडीशन में इसका EAN कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी यह है MnCO⁵ देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले 35 EAN पहले हो रहा था, अब 36 हो जाएगा, मतलब अपने आप ही स्टेबल हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो MnZCO⁵ देखो यहाँ पर एक किसी स्पीसीज के साथ कंबाइंड हो जाए जो केवल एक इलेक्ट्रॉन देती है। अभी एक के तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीसीज ने दे दिया तो इसका तो EAN कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब EAN होगा EAN = 36 और Z यहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। Z इक्वल हो सकता है जैसे हाइड्रोजन है, एल्किल ग्रुप है, PH है, एटसेट्रा, इस टाइप के ग्रुप यहाँ पर होगा जो केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट डाइमराइजेशन हो सकता है, डाइमराइजेशन समझ में आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इसका डाइमर बना दो तो Mn2CO⁻10 Mn2CO⁻10 ये यहाँ पर हो गया। देखिए जो डाइमर होता है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है Mn देखो ये केस यहाँ पर बन सकता है, बनता है। ठीक है ना। ये CO ये केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान देना, इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इस कंपाउंड में देखो जितने भी CO है वो सबके सब टर्मिनल है, कोई ब्रिज CO नहीं है। ब्रिज CO का मतलब दोनों मैग्नेट के बीच ब्रिज का काम कर जाए। ठीक है ना। तो देखो ब्रिज्ड CO कितने हैं, ब्रिज्ड CO इक्वल कितने 10 है, और टर्मिनल CO ब्रिज्ड CO कितने 0 है, और टर्मिनल CO कितने हैं 10 है। देखो टर्मिनल CO इक्वल 10 है। ठीक है ना। देखो इसके EAN की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। इनको मिटा दो ना, ये तो सबके समझ में आई गई। देखो ध्यान देना, यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ इसकी में। देखो ध्यान देना, एक मैग्नीज के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। एक मैग्नीज के पास 7, मैग्नीज की संख्या कितनी 2 है। ठीक है। प्लस कार्बोनिल, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल कार्बोनिल 10 है। प्लस मेटल बॉन्ड भी तो यहाँ पर है या नहीं, 1 मेटल बॉन्ड। एक मेटल बॉन्ड जब बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप मेटल बॉन्ड के काउंट करो, 2 × 1, ये मेटल बॉन्ड के लिए है। समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अपन बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 + 20 + 2, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 16, 36। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 36। लेकिन 36 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए वो 2 मेटल्स के हुए। जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम निकालोगे तब EAN पर आपको जाना है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीज इक्वल कितना होगा। देखो 36 कितने मैग्नीज के, ये 2 के है, तो 36/2 = 18। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आया नहीं आया, इसका मतलब EAN कंप्लीट होगा। तो EAN यहाँ पर होगा, क्योंकि 3D सीरीज का है, मतलब EAN यहाँ पर होगा 36। EAN इसका कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब है इस तरह के कॉम्प्लेक्स हो, बाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, तो आप EAN के कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना। 2 मेटल है, एक मेटल के अंदर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है भाई, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 3d7 4s2
सॉरी 3d5 4s2 यही होता है ना, 3d5 4s2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। एक मैग्नीज के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने मैग्नीज है? 2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बोनिल कितने? 10 प्लस 2 इंटू मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने? 1। इस तरह से देखना है, क्योंकि 2 मेटल्स के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए तो 1 मेटल्स के लिए कितना आएगा? ये, ठीक है ना। फिर EAN की बात करें, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ गए, मतलब EAN यहाँ पर कितना होगा? EAN यहाँ पर होगा 36। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, देखो मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बाद अपन लेते हैं आयरन। तो FeCO5 RuCO5 एंड OSCO5 ये हो गया जस्ट लाइक MnCO5 माइनस। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसी है, और सभी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 0। इसका मतलब यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम कार्बोनिल फॉर्मेशंस के दौरान अपने नेटिव स्टेट में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो Fe Ru एंड OS in native state, involve in native state during the formation of metal carbonyl। मेरे साथ समझ में आ गया होगा। APRU and OS involve in नेटिव स्टेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन के दौरान ये अपने नेटिव स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी के, ठीक है ना। मिटा दे इसको, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स का। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर ले लेते हैं हम CO का होल 4, CO का होल 4। देखो नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं CO का होल 4। ये देखिए, इसकी बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 3d7 4s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कुल मिला के 9 + 8 17। इसका मतलब EAN कितना हुआ? EAN हुआ 35, क्योंकि 3D सीरीज का है। EAN इनकम्प्लीट है या नहीं? इनकम्प्लीट है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये भी लेस स्टेबल या अनस्टेबल होगा, तो ये हो गया लेस स्टेबल, या फिर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अनस्टेबल। तो ये लेस स्टेबल या फिर क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। अब देखो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये भी क्या कर सकता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर सकता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर डाइमर बना सकता है। तो यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटी होगी। देखो CO का होल 4, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, CO का होल 4 माइनस, अब EAN इसका 36 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना लेगा, CO का होल 4, ये जहाँ पर देखो Z EAN अब 36 हो जाएगा, और Z इक्वल यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, समझ में आ रहा है ना। Z इक्वल यहाँ पर वही हाइड्रोजन PH या फिर R यहाँ पर हो सकता है, या फिर ये भी डाइमर बना लेगा। देखो डाइमर फॉर्म डाइमर, लेकिन डाइमर में यहाँ पर 2 तरह के केस बनते हैं। 2 तरह के कौन से? देखो इन सॉलिड स्टेट, और एक केस बनता है इन सॉल्यूशन। देखो जब सॉलिड स्टेट में इसके डाइमर की बात करते हैं, देखो डाइमर का फॉर्मूला क्या होगा? CO2 CO का होल 8, इसका डाइमर कर दो, ठीक है ना। तो देखो सॉलिड स्टेट में तो स्ट्रक्चर ये होती है इसके CO और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O ये, और यहाँ पर ये केस बनता है,
ये CO 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 CO, ये केस यहाँ पर बेसिकली होगा। समझ में आ रहा है? ये केस यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में इसकी स्ट्रक्चर ये बनते हैं CO CO। अब यहाँ पर कोई ब्रिज्ड CO इसमें प्रेजेंट नहीं होता, मतलब CO 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 CO। ठीक है ना। देखो सॉलिड स्टेट में इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर 2 ब्रिज्ड CO प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर 3 3 6 टर्मिनल CO प्रेजेंट होते हैं। तो इसके केस में ब्रिज्ड CO इक्वल टू और टर्मिनल CO इक्वल कितने हो गए? 3 3 6। जबकि यहाँ पर ब्रिज्ड CO कितने? 0, कोई ब्रिज्ड CO नहीं है। जबकि टर्मिनल CO 8 हो गए। तो देखो यहाँ पर ब्रिज्ड CO इक्वल 0 और टर्मिनल CO इक्वल यहाँ पर हो गया 8। टर्मिनल CO यहाँ पर कितने होंगे भाई? टर्मिनल CO यहाँ पर 8 होंगे। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, इसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके अपन देख सकते हैं, इसका EN भी निकाल सकते हैं। देखो दोनों का EN निकालने का तरीका सेम ही है। मैं एक का आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसका बता रहा हूँ। देखो ध्यान देना, EN कैलकुलेट करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो आप। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर लो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे इसके बारे में करें बात। चलो देखो, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d7 4s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9 इंटू कोबाल्ट की संख्या कितनी? 2 प्लस कार्बोनिल कितना? 8, तो 2 इंटू 8 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल बॉन्ड 1 है। एक मेटल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने मेटल बॉन्ड है? 1। यह हो गया। और साथ में कितने मेटल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो? ये 2 के लिए, 2 मेटल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, तो पर मेटल काउंट करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो। डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर ध्यान देना कैसे जमा है इसको समझना। कोबाल्ट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, कोबाल्ट की संख्या 2। ठीक है, 2 इंटू एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे वो ब्रिज की फॉर्म में हो चाहे वो टर्मिनल के फॉर्म में हो, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इंटू 8, कार्बोनिल की संख्या 8 है ना टोटल ये। और मेटल बॉन्ड, एक मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर मेटल बॉन्ड 1 है। तो देखो 2 इंटू 1 ये हो गया। जोड़ के देखो आप यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इक्वल, देखो 9 इंटू 2 18 और 2 इंटू 8 16 प्लस 2 18 36 बाई 2 इक्वल 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो रहा है, इसका मतलब EN यहाँ पर होगा 36। ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो चाहे EN हो, ये पर एटम्स कैलकुलेट किए जाते, पूरे कॉम्प्लेक्स की कैलकुलेट नहीं किए जाते, पर एटम कैलकुलेट किए जाते हैं। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। किसी को कोई डाउट है कि भाई नहीं ना? तो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और वहाँ से किस टाइप के केस बन सकते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो करो इसको नोट।